क्या हुआ जब 378 सालों के बाद खोले गए ताजमहल के बंद तहखाने फिर अंदर वहां जो सबूत मिले देखकर सभी कट्टरपंथियों के हाथ पैर कांपने लगे। दोस्तों, ताजमहल हमारे देश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले तेजोमालय मंदिर हुआ करता था, तो कुछ कट्टरपंथियों का कहना है कि यह ताजमहल है जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। दोस्तों, सफेद संगमरमर से खड़ा ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक मौन गवाह बनकर खड़ा है और लोग उसे मोहब्बत की निशानी मानकर देखते हैं। लेकिन कोई यह नहीं पूछ पाया कि क्या यह वही इमारत है जो हमें दिखाई जाती है, क्योंकि दोस्तों, इतिहास अक्सर वही होता है जो विजेताओं ने लिखा होता है। दोस्तों, कई सदियों से ताजमहल पर चर्चाएं होती जा रही हैं। ताजमहल हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ संगठनों के अनुसार पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था, तो कुछ कट्टरपंथियों के अनुसार यह एक ताजमहल है जहां पर पहले कोई मंदिर नहीं था। लेकिन दोस्तों, ताजमहल अपने अंदर कई सारे रहस्य को दबाए बैठा है। ताजमहल के अंदर 22 ऐसे तहखाने हैं जिनके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या पड़ा हुआ ही, यह आज तक किसी के सामने नहीं आया। और इन 22 बंद कमरों को लेकर हमेशा हमारे देश में चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आज तक इन कमरों के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, अब आखिरकार वह समय आया जब ताजमहल के उन बंद तहखानों को खोलने की अनुमति मिली जिन पर अभी तक ताले लगे हुए थे। कहा जाता है कि यह तहखाने आम लोगों से इसलिए छुपाए गए क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा था जो सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं बल्कि इस ताजमहल की पहचान की कहानियों को भी बदल सकता है। ताजमहल की इमारत का हर एक पत्थर अपने अंदर कई सारे इतिहासों को दबाए बैठा है। यह इमारत सदियों से खामोश खड़ी है। उसका मौन सबसे ज्यादा डरावना सवाल बन गया है। यही सवाल पिछले कुछ सालों से हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना था, जब कोर्ट से यह आदेश पास हुआ कि अब ताजमहल के उन गुप्त तहखानों की तलाशी ली जाएगी जो हमेशा विवाद की जड़ बने रहते हैं। तो पूरे देश में हल्ला मच गया और फिर सरकार ने 5 जनों की एक टीम तैयार करी जो कि ताजमहल के हर उस बंद गुप्त तहखाने में जाकर जांच करेगी कि आखिरकार वहां का इतिहास क्या कहता है। आखिर वहां से ऐसे कौन से सबूत मिलते हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह केवल एक ताजमहल है या फिर हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया ताजमहल। जब ताजमहल के अंदर जाने के लिए जांच करने के लिए 5 लोगों की विशेष टीम बनाई जाती है, तो यह फैसला बिल्कुल सामान्य नहीं होता। यह टीम ना तो प्रेस के सामने आती है और ना मीडिया के सामने इसकी जानकारी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की जाती। इस 5 जनों की टीम का केवल यही उद्देश्य था कि यह ताजमहल के अंदर जाकर मिले सबूतों की जांच करें और सच सामने लाए कि आखिर इतिहास में इस जगह क्या हुआ था। 5 जने जो टीम में थे वह सब अलग अलग शहरों से थे, अलग अलग पद पर थे, लेकिन उन 5 जनों की टीम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंजित, जो पेशे से साइंटिस्ट था लेकिन दिल से इतिहास का विद्यार्थी। बचपन से ही उसे भारत के प्राचीन मंदिरों की और भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने की बहुत गहरी रुचि थी। उसके कमरे की दीवारों पर वैज्ञानिक चार्ट के साथ साथ पुराने मंदिरों की तस्वीर लगी रहती थी और शायद इसी वजह से उसे ताजमहल के बंद कमरों और तहखानों की जांच में बहुत ज्यादा रुचि प्रकट हो रही थी। और जब रंजित को पता चला कि वह उस विशेष टीम का हिस्सा है जो ताजमहल के अंदर जाकर सच को सामने लेकर आएगी, तो उसने इस निर्णय को केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत खोज की तरह लिया। रंजित ने ठान लिया था कि 3 दिन की इस जांच में वह ताजमहल के इतिहास का सारा सच पता लगाकर रहेगा। और जब पहले दिन टीम ताजमहल के भीतर प्रवेश करती है, तो रंजित का ध्यान सबसे पहले उस ठंड पर जाता है जो सामान्य संगमरमर की इमारतों से अलग महसूस होती है, जैसे यह जगह केवल पत्थरों से नहीं बल्कि समय से बनी हो। वह दीवारों को छूकर उनकी बनावटों को महसूस करता है और इस बात पर गौर करता है कि कुछ पत्थरों की कटिंग ऐसी है जो आम मुगल कालीन संरचनाओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। जैसे जैसे वह जांच करने वाली टीम आगे बढ़ती है, रंजित की नजर कुछ उभरी हुई आकृतियों पर पड़ने लगती है जिन्हें सामान्य नजर से केवल सजावट समझा जा सकता है। लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता है कि यह आकृतियां फूलों की नहीं बल्कि कमल जैसी क्यों लगती हैं
और यह उसके जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वह चुपचाप अंदर इन सभी चीजों की तस्वीरें लेता है, सभी चीजों का माप करता है, पत्थरों की दिशा, उनकी बनावट, उनकी जुड़ाई, स्तंभों के अनुपात को भी नोट करता है क्योंकि वहां जानता ही कि मंदिर और मकबरे की स्थापना की तकनीक में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले दिन जैसे जैसे टीम जांच करते करते आगे बढ़ती जाती है, तब रंजित देखता है कि तहखाने के भीतर कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो ऊपर से मुख्य संरचना से अलग शैली के हैं। उनकी ऊंचाई, मोटाई और आधार किसी गर्भगृह के खंभों जैसे प्रेरित होते हैं, और यह दृश्य उसे भीतर से झोर कर रख देता है। वह अपनी डायरी में लिखता है कि यदि यह केवल एक मकबरा है तो इतनी जटिल स्तंभ व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। जांच के दौरान रंजित को एक बंद मार्ग भी दिखाई देता है जो मुख्य दिशा से बिल्कुल हटकर है, और उसके दिमाग में यह विचार आता है कि पुराने मंदिरों में अक्सर ऐसे मार्ग होते थे, क्योंकि पहले के समय जब राजा महाराजा अपनी सेना के साथ युद्ध पर जाया करते थे तो वह विश्राम करने के लिए मंदिरों का सहारा लेते थे। ऐसे में उन्हें कभी भी लगता था कि दुश्मन हमला करने वाला है तो वह उस गुप्त मार्ग से निकल जाया करते थे, और जैसे ही आगे चलकर उस बंद तहखाने के लोहे के बड़े बड़े ताले खोले जाते हैं जो कई कई सदियों से बंद पड़े थे, तो अंदर से एक अलग ही अंधेरा और अलग ही ठंडक महसूस होती है। ताले खुलते ही ऐसा लगता है कि मानो समय ठहर गया हो। दीवारों पर नमी है, लेकिन उसके पीछे उभरे हुए चिन्ह साधारण नहीं लगते। कुछ आकृतियां ऐसी दिखाई देती हैं जो मकबरे की नहीं बल्कि किसी प्राचीन मंदिर में पूजा स्थल पर बनाई गई आकृति हो। पहले दिन की जांच में बहुत कुछ सामने आता है और उसके बाद सभी लोगों को वहां से बाहर कर दिया जाता है। केवल वह 5 लोगों की टीम अंदर जाती है जिनके पास अंदर जाने के आदेश थे, और यहीं से रहस्य की आग सुलगने लगती है। क्योंकि सवाल यह नहीं था कि अंदर क्या है, सवाल यह था कि इसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया। ताजमहल के चारों ओर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, अंदर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलती। सवाल सभी के मन में इतने ज्यादा उठ रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी साइंटिस्ट की 5 जनों की टीम यह फैसला लेती है कि अब शाहजहां और मुमताज के कब्र के जो बंद तहखाने हैं उन्हें भी खोला जाए और वहां पर भी जांच की जाए, क्योंकि कई बार जो दिखाई देता है वह असली नहीं होता, और जो असली होता है वह दिखाई नहीं देता। ताजमहल के तहखानों की बनावट किसी इस्लामिक मकबरे से मेल नहीं खाती थी, बल्कि स्तंभों की ऊंचाई, पत्थरों की कटी और फर्श की रेखाएं किसी और ही युग की कहानियां बता रही थीं। और मन में यह सभी सवाल बहुत ज्यादा डरा रहे थे, और यह डर यहीं नहीं रुकता। दूसरे दिन की सुबह भी ताजमहल में सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सफेद संगमरमर भी कुछ कहने से डर रहा हो। पहले दिन की अधूरी रिपोर्ट बंद कमरे और अचानक बढ़ाई गई। सुरक्षा ने लोगों के मन में भी कई सारे सवाल पैदा कर दिए थे कि अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो दिखाया नहीं जा सकता, और इसी तनाव के बीच सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है कि अब मुमताज की कब्र का तहखाना भी खोला जाएगा और वहां पर भी जांच करी जाएगी। यह निर्णय दोस्तों बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में लिया गया, बिना कोई मीडिया, बिना कोई शोर, केवल इतिहास और भय के बीच। जैसे ही संगमरमर की जाली हटाई जाती है और मुमताज की कब्र का बंद तहखाना खोला जाता है, अंदर कोई साधारण कब्र जैसी अनुभूति नहीं होती, ना तो वैसी नमी, ना वैसा अंधेरा, बल्कि एक अजीब सी खाली खाली संरचना, मानो यह स्थान किसी शव के लिए नहीं बल्कि किसी चिन्ह के लिए बनाया गया हो। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब तक इसे दबाया क्यों गया। क्या यह मुमताज की असली कब्र है या यह केवल एक दृश्य है? जैसे जैसे दूसरे दिन की जांच आगे बढ़ती है, तहखानों की दूसरी परत में जांच की जाती है, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूल और मिट्टी को हटाया जा रहा था, पत्थरों पर बने हुए चिन्ह भी अब धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगे थे। कुछ आकृतियां तो ऐसी थीं जो किसी कब्र से मेल नहीं खाती थीं, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो किसी पूजा स्थल की दीवारें हों। वहां बंद तहखानों में जो पत्थर दिखाई दे रहे थे, उन पत्थरों के ऊपर व आसपास दीवारों के ऊपर कमल के सूर्य के निशान दिखाई दे रहे थे, और अलग अलग सी रेखाएं दिखाई दे रही थीं जो समय काल से परे लगती हैं। और यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि यह स्थान केवल दफनाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका उपयोग पहले किसी और उद्देश्य के लिए होता होगा।
दूसरे दिन की सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि तहखाने का एक मार्ग ऊपर की मुख्य संरचना से सीधा नहीं जुड़ता, बल्कि एक अलग दिशा में जाता है, जैसे यह जानबूझकर अलग रखा गया हो। उस मार्ग के पास खड़े होकर रंजित जी ने महसूस किया कि ताजमहल की असली सच्चाई ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे दबी हुई है। और उसी शाम सबके मन में एक नया प्रश्न, एक नया चर्चा का विषय जाग जाता है कि यह इमारत और मुमताज के नाम से जुड़ी कहानी शायद प्रेम से ज्यादा राजनीति की थी, और इस इमारत का इस्तेमाल इतिहास को ढकने के लिए किया गया। दूसरे दिन के अंत तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, केवल खामोशी और बढ़ जाती है, और यह खामोशी, यह चुप्पी सभी के मन में और ज्यादा भय पैदा करने लगती है, क्योंकि जब इतिहास बोलना बंद कर देता है तो कल्पनाएं बोलने लगती हैं, और दर्शकों के मन में यह सवाल पूरी तरीके से बैठ चुका था कि अगर यह मकबरा है तो इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना क्यों है, और अगर यह केवल प्रेम की निशानी है तो इतनी गोपनीयता क्यों है। अब बात जाती है तीसरे दिन की जांच पर। तीसरे दिन की सुबह ताजमहल के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी, जैसे सदियों की चुप्पी अब अपना फैसला सुनाने वाली हो। सुरक्षा पहले से कई ज्यादा बढ़ा दी गई थी, चारों ओर सन्नाटा, और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ताजमहल के अंदर जाने की अनुमति मिलती है, और इसी वातावरण में तहखाने के अंदर वाले मार्ग खोले जाते हैं। जैसे ही दरवाजे के बाहर पड़े भारी पत्थरों को धीरे से सरकाया जाता है, अंदर एक ऐसा कक्ष दिखाई देता है जो कल्पनात्मक रूप से किसी मकबरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ऊंची छत, चारों दिशाओं में बराबर दूरी पर खड़े स्तंभ, और बीच में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा। यह सब देखकर पहली प्रतिक्रिया डर नहीं बल्कि भ्रम होती है, क्योंकि यह संरचना किसी दफन स्थान की नहीं बल्कि किसी गर्भ जैसी प्रतीत होती है। और यहीं से इस घटना में वह शब्द जन्म लेता है जो अब तक केवल फुसफुसाहट में था। वह शब्द था तेजो महालय। इस कल्पनात्मक मख, कुछ लोग इसे तेज प्रकाश और ऊर्जा से जुड़ा नाम बताते हैं, कोई इसे प्रतीक मानता है और कोई केवल संयोग। लेकिन यह नाम जैसे ही हवा में फैलता है, इतिहास और आस्था के बीच एक बहुत तेज तनाव पैदा हो जाता है। तीसरे दिन की जांच में यह भी सामने आता है कि इस कक्ष की मुख्य इमारत थोड़ी अलग है, जैसे इसे जानबूझकर ढका गया हो। पत्थरों पर उकरी गई रेखाएं अब और स्पष्ट लगती हैं, और कुछ चिन्ह हैं जिनका अर्थ न कोई तय नहीं कर पाता। यह अनिश्चितता इस कहानी की आत्मा बन जाती है, क्योंकि जब किसी चीज का अर्थ तय नहीं होता तो हर व्यक्ति उसमें अपना अपना अर्थ निकालने लगता है। तीसरे दिन के मध्य में यह जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह जांच यहीं रोक दी जाए, क्योंकि अब मामला केवल संरचना का नहीं बल्कि पहचान का बन चुका है। कमरे फिर से बंद कर दिए जाते हैं, और बाहर खड़े लोगों को बस इतना बताया जाता है कि कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन भीतर मौजूद लोग जानते हैं कि असामान्य शब्द इस घटना के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं रहा। सवाल यह हो गया है कि आखिर यह सच अभी तक दिखाया क्यों नहीं गया। इसे दिखाया जाए या फिर से बंद कर दिया जाए। इस तनाव में इस पूरी जांच को किया जाता है। इतिहास दोस्तों कभी कभी सच को नहीं बल्कि शांति को चुनता ही। तीसरे दिन की शाम ढलते ढलते यह निर्णय लिया जाता है, अंतिम निष्कर्ष को सार्वजनिक करने से पहले फिर से ताजमहल के सभी बंद तहखानों को सील कर दिया जाता है। और यही वह पल होता है जब दर्शकों के मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो छुपाया क्यों जा रहा है। तीसरे दिन की जांच समाप्त होते यह सच एक अधूरी कहानी की तरह छूट जाता है। सभी को लगता है कि शायद ताजमहल का असली रहस्य यह नहीं है वह क्या था, बल्कि क्या है, आज हमें क्या दिखाया जाना चाहिए। और यही अधूरापन इस कहानी को, इस घटना को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। जांच के दौरान रंजित अपनी डायरी में सब कुछ विस्तार से दर्ज करता है, क्योंकि वह जानता है कि इतिहास अक्सर तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ समझ में आता है। जांच के आखिरी दिन जब टीम ताजमहल से बाहर निकलती है तो रंजित पीछे मुड़कर ताजमहल को देखता है, और उसके मन में एक अजीब सा भाव आता है, जैसे यह इमारत कुछ कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं। वह तय करता है कि वह अपने नोट्स में केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि भविष्य में इन्हें एक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करेगा। रंजित अपनी जांच के अंतिम निष्कर्ष में यही दावा करता है। वह यह सवाल छोड़ता है कि क्या ताजमहल केवल यही है
जो हमें बताया गया, या फिर इसके नीचे इसके भीतर कुछ ऐसे भी संकेत हैं जो भारत के पुराने अतीत की ओर बहुत बड़ा इशारा करते हैं। और शायद अब रंजित का यही जवाब, यही सवाल अगले कुछ सालों तक हमारे देश में चर्चाओं का विषय बना रहेगा। पिछले कई सालों से दोस्तों, हमारे मन में भी यही प्रश्न चला आता है कि आखिर क्या है ताजमहल का असली रहस्य। अब शायद ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि अब शायद वह रास्ते ज्यादा समय तक नहीं छुप पाएगा। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी जगह है, कई सारे ऐसे मंदिर हैं, कई सारी ऐसी मस्जिद है और कई सारे ऐसे प्राचीन किले हैं, जैसे ताजमहल मान लीजिए, कुतुब मीनार मान लीजिए। कई प्रकार के किले ऐसे हैं भारत में जिनके इतिहास इतने गहरे हैं और इतने रहस्यमयी हैं कि आज तक उन्हें कोई जान नहीं पाया। शायद हर जगह का पूरा इतिहास जानना और समझना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना जरूर कहूंगा कि भारत देश की यहां धरती आज भी अपने अंदर कई सारे रहस्य, कई सारा इतिहास दबाकर बैठी है। और कहते हैं ना दोस्तों कि झूठ को कितना ही दबा दिया जाए, एक दिन वह ज्वालामुखी की तरह पड़ता है और सामने जरूर आता है। इसी प्रकार से कितने ही इतिहास के पन्ने आज भी हमारी इस धारा में दफन है, जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी सच के साथ फटेंगे और सामने आएंगे। ताजमहल तो इस सच्चाई के महासागर की केवल एक बूंद है जिस पर आज देश के लाखों करोड़ों लोग चर्चा कर रहे हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि यदि शांति से और ईमानदारी से बात की जाए तो इस देश में आज भी ऐसी कई सारी जगह है जहां भारत के इतिहास का ऐसा ऐसा सच दफन है जो सामने आ जाए तो पूरी धरा को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज भी आप देखते हैं कि जितने भी प्राचीन किले हैं या प्राचीन जगह है, आपके शहर में भी राजा महाराजाओं का जो महल होगा, वहां आज भी कुछ ऐसी कमरा जरूर होंगे जहां जाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। कई सारी बातें सुनने में आती है कि उसे जगह जाना नहीं चाहिए, उसे जगह जो जाता ही वापस नहीं आता, या उसे जगह कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को वापस नहीं आने देती। यह सब तो केवल बातें हैं। सच्चाई दोस्तों यही है कि हर उसे कमरे में, हर उसे तहखाना में हमारे इतिहास का ऐसा ऐसा सच छुपा हुआ है जो सामने आकर सब कुछ हिलाकर रख सकता है। इसीलिए आज भी देश में कई सारी ऐतिहासिक जगह पर ऐसे तहखानों में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों, आपको यह पूरी घटना सुनकर क्या लगता है कि क्या ताजमहल सच में एक प्रेम की निशानी है, या फिर इस निशानी के नाम पर कुछ ऐसी सच्चाई को दबाया जा रहा है, कुछ ऐसे सबूतों को दबाया जा रहा है जो यदि सामने आ जाए तो हमारे देश का इतिहास पूरी तरीके से हिल सकता है। आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।